हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये ज्योग्राफी की सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी का जो हिस्सा पढ़ा था उसमें नॉर्दर्न हिमालय के बारे में पढ़ा था। नॉर्दर्न हिमालय के बाद हम पेनिनसुलर इंडिया के बारे में जानना शुरू कर दिए थे पिछली क्लास में। तो इधर बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पिछली क्लास में सबसे पहले ये जो रीजनल डिवीज़न थे हिमालय के, उसके बारे में पढ़ा कि नदियों के आधार पे किस तरह से हिमालय का विभाजन किया गया है। तो हमने देखा था कि पंजाब हिमालय, कुमाऊँ, नेपाल और असम हिमालय के नाम से ये विभाजन किया गया है बेस्ड ऑन रिवर नेम्स। कौन कौन से रिवर नेम थे? तो इंदस और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय, और काली सतलज के बीच में कुमाऊँ, काली तीस्ता के बीच में नेपाल, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो ये सब कल हमने बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद हम बढ़ चले थे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में जानने के लिए। तो पेनिनसुलर इंडिया में सबसे जो पहला भाग हमने पढ़ा था वो राजस्थान के अरावली पर्वत के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली अरावली पर्वत है जो राजस्थान के अलावा भी थोड़े गुजरात में और इधर दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन इसका कहाँ है? वो राजस्थान में है। तो ये हमने देखा था। और अरावली पर्वत का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है? तो टकराने के बाद ओल्ड फोल्ड माउंटेन बना था। वो चूँकि बहुत पुराना था तो उसको रेसिडुअल माउंटेन बोलते थे। रेसिडुअल माउंटेन मतलब अपशिष्ट, शायद बोलते हैं ना, अपशिष्ट पर्वत। ठीक है। तो अवशिष्ट पदार्थ जैसे होता है बचा हुआ चीज़, वैसा ही है। तो रेसिडुअल माउंटेन कैसे बनता है? रेसिडुअल माउंटेन बनने के लिए जैसे कोई पहाड़ है और पहाड़ पे बहुत समय से ये पहाड़ बना हुआ है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है बहुत दिनों से। धूप के बाद बारिश हुई इस पे, फिर बहुत दिनों तक हवा चलती रही इस पे। तो धीरे धीरे इस पहाड़ का इरोजन होना शुरू होता है। ये कट छट के गिरना शुरू होता है, तो इसकी हाइट भी घटने लगती है। तो इस तरह जो हाइट वाला जो पहाड़ था वो धीरे धीरे इसकी हाइट घट घट के कम होने लगती है। तो इस तरह का जो बचा हुआ पहाड़ है इसी को रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, अवशिष्ट पहाड़। ठीक है ना? तो ये हमने कल के क्लास में थोड़ा पढ़ा था रेसिडुअल माउंटेन के बारे में। इसी का हिस्सा कौन था? अरावली पर्वत। ठीक है। तो ये चूँकि बहुत पुराना माउंटेन है तो इसमें मिनरल्स पाए जाएंगे, ये मिनरल रिच होंगे ये वाले पहाड़। और हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पे मतलब बहुत समय जब गुजरता है तो इस जो रॉक सिस्टम है, ये जिस बना हुआ है, तो ये रॉक सिस्टम में धीरे धीरे भी चेंज आएगा। तो समय के साथ जो रॉक परिवर्तित हो जाते हैं उस रॉक को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसी का एग्जाम्पल है ये। इस रीजन में जो राजस्थान वाले रीजन है वहाँ क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन वगैरह पाया जाता है। आप देखे होंगे मार्बल, इधर मार्बल का खूब मार्केट है यहाँ। तो इसका वजह यही है कि यहाँ प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन मिलता है, यहाँ मार्बल मिलते हैं। तो ये तो हो गया अरावली पर्वत के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया का ये जो वेस्टर्न घाट है इसका किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो ट्रायंगुलर शेप का इंडिया था वो गोंडवाना प्लेट से अलग होकर के समय के साथ इधर आके यूरेशियन प्लेट में टकरा जाता है ना? ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ तो चला था ये ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ आने के बाद ये ऐसे इसका गुजरात का हिस्सा बन गया, है ना? तो कैसे बन गया ये? तो क्या होता है जब ये प्लेट जाकर के यहाँ टकराता है, तो टकराता है तो इसका इसका ये वाला जो हिस्सा है ये टूट के अरब सागर में गिर जाता है। तो आपको पता है ये अरब सागर है ना? अरेबियन सी है ये। तो अरेबियन सी में इसका ये वाला जो हिस्सा है
इतना हिस्सा ये टूट करके सबमर्ज हो जाता है, जिसको सबडक्शन बोलते हैं, धंस जाना। ठीक है, तो ये जो हिस्सा टूट के गिर जाता है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हिंदी में बोला जाए तो महाद्वीपीय जल सीमा। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय जल सीमा का फॉर्मेशन इसी तरह होता है। ये जब टकराता है यूरेशियन प्लेट से, ये अपना इंडियन प्लेट, तो टकराने के समय ये यहाँ से क्रैक हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, और टूट करके इसका एक हिस्सा अरब सागर में डूब जाता है। ठीक है, तो जब इस तरह से इसका टूटने का जो प्रोसेस होता है, ये इस तरह से एक प्लेट था और ऐसे जा करके टकराया ये किसी चीज़ में, तो यहाँ का हिस्सा ऐसे टूट करके समुद्र में ऐसे गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा हो गया ये अरब सी में डूब गया, और ये जो हिस्सा है ये टूटने के कारण ये इस तरह से उठ गया, तो इसमें थोड़ा सा हाइट इसको मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट का जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे वो थोड़ा हाइट है। ठीक है, अब जब यहाँ हाइट बन गया, तो हाइट बन गई तो यहाँ पे जितनी सारी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ किधर किस डायरेक्शन में जाएंगी? ये इस डायरेक्शन में जाएंगी, क्योंकि इधर का स्लोप कम है। तो सारी नदियाँ का फ्लो आप देखेंगे इस प्रायद्वीपीय भारत में, तो सभी नदियों का फ्लो किधर है? ईस्ट की ओर है, पूरब की ओर है ना। तो ईस्टवर्ड फ्लो इसी के कारण हुआ। अब जब नदियों का फ्लो इधर हो गया, तो नदियाँ समय के साथ कटाव करते आएंगी, इरोजन करते आएंगी। तो इरोजन करते करते इसका सेडिमेंट कहाँ जमेगा? इसका सेडिमेंट इस एरिया में जमेगा, है ना। इस एरिया में जमने के कारण ये जो हिस्सा है ये कैसा हिस्सा बन जाएगा? ये ईस्टर्न घाट में प्लेन का हिस्सा बन जाएगा, मैदानी भूभाग बन जाएगा। ये आप पहले जानते थे कि आप ये प्लेट कैसा था? ये प्लेट ट्रायंगुलर था, इस तरह का, इस प्लेट का शेप इस तरह का था, ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल शेप था, जो कि इतना ये बड़ा कैसे हिस्सा बन गया? ये जो हिस्सा है ये तो ट्रायंगल था, लेकिन ये जो हिस्सा बन रहा है इस तरह से बाहर की ओर, ये सेडिमेंट के जमने के कारण, नदियों का सेडिमेंट का जमना ही इस प्लेन के बनने का कारण है। यहाँ का जो हिस्सा है अरब सागर में, ये चूँकि यहाँ पे डूबा हुआ, तो बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे नाव को आकर के, किसी भी जहाज़ को आकर के डॉक करना। ठीक है, ये जहाज़ यहाँ पे आएगा तो ये पूरे किनारे पे आके लग जाता है यहाँ पे। तो इसका कारण यही है कि नीचे ज़्यादा मिट्टी का जमाव नहीं है। यहाँ पे अगर जल में देखेंगे आप, पानी में देखेंगे, तो इस तरह का फॉर्मेशन रहता है, ये यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ तक पानी से डूबा हुआ हिस्सा है। तो कोई भी नाव आती है, तो कोई भी जहाज आता है, तो ये यहाँ से चलता चलता यहाँ तक आके लग जाता है। ठीक है, तो इसके कारण इसको बोला जाता है नेचुरल पोर्ट। तो ये वेस्टर्न हिस्सा क्या कहलाता है? प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, अब बताइए, इधर जब ये जो प्लेन बना है, मिट्टी के कटने से ये जो हिस्सा बना है, तो इधर भी क्या यही स्थिति रहेगी? तो नहीं। आपको पता है ईस्टवर्ड, जो ईस्ट वाले डायरेक्शन में इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा, लेकिन ये जो हिस्सा है ये इसका स्लोप काफ़ी कम है। ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कम स्लोप है, इसमें बहुत कम स्लोप है, और ये मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी से बना हुआ है तो यहाँ पे ये पानी के जहाज आ नहीं पाएंगे अंदर तक।
यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का जमाव है और ये काफ़ी दूर तक ऐसे फैला हुआ है। पानी यहीं तक ऐसे इतना कम रहेगा पानी, तो ये अंदर तक आ नहीं पाएंगे। इसी के कारण ईस्टर्न घाट पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पोर्ट नहीं है, बंदरगाह की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो भी हैं वो आर्टिफिशियल हैं, मतलब कृत्रिम तरीके से बनाए हुए हैं। जैसे आपने विशाखापत्तनम का पोर्ट सुना होगा और भी पोर्ट सुना होगा, तो ये सब आर्टिफिशियल पोर्ट हैं, ठीक है। और इधर साइड जितने पोर्ट हैं ये सब नेचुरल पोर्ट हैं। तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, हिस्ट्री के दिनों में जब वेस्टर्न कंट्रीज, जब वो कॉलोनियल एरा के पहले की बात कर रहे हैं, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ का आगमन शुरू हुआ, जिस समय पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, तो सब किस तरफ आते थे? सब इधर से ही आना शुरू हुए। इसका कारण यही था कि यहाँ का पोर्ट सिस्टम जो था वो डेवलप्ड था, यहाँ पे आकर के नाव का लगना आसान था, ये नेचुरली डेवलप्ड था। इसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। आप एंशिएंट इंडिया में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये तो अपना वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन वेस्टर्न घाट आप देखेंगे अगर हाइट के हिसाब से देखा जाए तो वेस्टर्न घाट इधर का हाइट कैसा होगा? इस साइड का हाइट ज़्यादा होगा, और ये हाइट यहाँ से इधर की ओर जाते समय बढ़ते जाता है और फिर यहाँ से इधर की ओर जाते समय घटते जाता है। तो ये हाइट इस डायरेक्शन में बढ़ने, यहाँ से इस डायरेक्शन में बढ़ने पे हाइट बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये वाला कलर से लेके ये वाला कलर तक जा रहा है। ये इधर ग्रीन कलर हल्का है, इधर डार्क ग्रीन कलर है। तो ये यहाँ से इधर की ओर जाते समय हाइट पहाड़ों की बढ़ती जा रही है, और इधर से इधर जाते समय पहाड़ों की हाइट कम होते जा रही है। तो ये पैटर्न है पेनिनसुलर इंडिया के पहाड़ों का। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, वो भी जान लेना चाहिए कि इधर जितने पहाड़ बने हैं वो सारे कंटिन्यूअस हैं। आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न कोस्ट पे जितने, वेस्टर्न घाट पे जितने पहाड़ हैं ये सब एक दूसरे से लगे हुए हैं, लगातार हैं, कंटिन्यूअस हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस, बिल्कुल साउथ एंड तक कंटिन्यूअस वेस्टर्न घाट बने हुए हैं पहाड़ों से। लेकिन आप अगर ईस्टर्न घाट पे देखेंगे तो इसके मुकाबले आपको टुकड़े टुकड़े में पहाड़ मिलेंगे। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो ये पहाड़ों, ये जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है यहाँ पे इतने पहाड़ नहीं हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों इस वाले एरिया में आकर के मिल जाते हैं, है ना। ये नीलगिरी का एरिया है, नीलगिरी माउंटेन का नाम सुना होगा आपने वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों का यहाँ पे मिलना होता है, तो ये नीलगिरी का एरिया होता है। ये जो माउंटेन है ये यहाँ से नीलगिरी माउंटेन पे आगे मिल गया और फिर भी ये आगे बढ़ता चला गया, ये आगे कन्याकुमारी तक, इधर तक चला जाएगा। तो वेस्टर्न घाट का जो पहाड़ है कंटिन्यूअस है, ये नीलगिरी में आके मिलता भी है लेकिन इसके आगे भी चला जाता है। लेकिन ईस्टर्न घाट का जो पहाड़ है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पैटर्न आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रखना आसान होगा पहाड़ों को, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आपको। तो हम इन सब पहाड़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर आकर के ये हमने जो अरावली पर्वत पढ़ा है, अरावली पर्वत के बाद मध्य प्रदेश के, यानी कि अभी राजस्थान के बारे में पढ़ा था हमने, अभी पहले मध्य प्रदेश के हिस्सा के बारे में जानेंगे, यहाँ पे कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं। फिर महाराष्ट्र के हिस्से के बारे में जानेंगे, फिर उसी तरह नीचे आते जाएंगे और सारे पहाड़ों के बारे में
हम जानकारी इकट्ठा करते चलेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने कल देखा था कि किस तरह से यहाँ पे अरावली पर्वत का विस्तार है और अरावली पर्वत पे ही माउंट आबू हिल पाया जाता है। यहीं पे गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है। अब हम आएंगे, देखेंगे मध्य प्रदेश में। आप लोग एटलस में मैप निकाल लें मध्य प्रदेश का फिजिकल मैप, और यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश में आपको दिखेगा विंध्या पर्वत, विंध्या रेंज, ठीक है, और इधर दिखेगा सतपुरा रेंज। तो ये बहुत ही फेमस है, इसके नाम तो आपको ध्यान में रखने ही चाहिए। आपको आंख बंद करने के बाद भी याद आना चाहिए कि विंध्या रेंज कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, सतपुरा रेंज कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। इन दोनों के बीच जो घाटी बनती है ना, इसी घाटी से नर्मदा रिवर का फ्लो होता है, इसी घाटी से नर्मदा रिवर का पाथ है। तो आपको अगर इन पर्वतों का लोकेशन अगर आपको मालूम रहेगा तो आप आसानी से नदियों के बारे में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक रेंज है अमरकंटक, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक रेंज है अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अमरकंटक से चारों तरफ नदियाँ निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर से इधर की ओर नर्मदा निकलती है। ये नर्मदा विंध्या पर्वत जो हमने अभी देखा, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, इसके बीच से होकर के चली जाती है। कौन? नर्मदा रिवर। तो हम लोग रिवर जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए कि ये अमरकंटक की पहाड़ी है और अमरकंटक पीक से यहीं से सोन रिवर निकलती है जो बिहार की तरफ चली जाती है। नर्मदा रिवर निकलती है जो अरब सागर में जाके गुजरात में तरफ चली जाती है। यहीं से महानदी भी निकलती है इधर से ही, तो जो कि उड़ीसा के साइड चली जाती है। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अमरकंटक रिवर है जिससे 2-3 नदियाँ चारों तरफ उसके निकलती है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, ठीक है। सतपुरा रेंज के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा महादेव हिल्स, और इसके ऊपर लिखा होगा धूपगढ़ पीक, ठीक है। तो धूपगढ़ जो पीक है, धूपगढ़ जो शिखर है, पर्वत शिखर, वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची शिखर धूपगढ़, और यहाँ पे महादेव हिल है। इसी में मध्य प्रदेश में ही और देखेंगे कुछ पठारिया भाग भी रहते हैं। तो पठारिया भाग के नाम इसको दिए गए हैं बैतूल की पहाड़ी, ठीक है। बैतूल के पठार या बैतूल के पहाड़ी अगर बोला जाए तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बैकाल रेंज कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में। बैकाल रेंज पे ही है अमरकंटक की पहाड़ियाँ जिससे कि ये नदियाँ निकलती हैं, नदियों का ओरिजिन है। तो बैकाल रेंज आपको याद होना चाहिए। अगर ऑप्शन में दे कि नर्मदा रिवर या सोन रिवर या महानदी का ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो अगर ऑप्शन में अमरकंटक दिया रहे तो अमरकंटक ही लगाएंगे, अगर बैकाल रेंज की पहाड़ियाँ दिया रहे तो बैकाल रेंज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको और एक हिल दिख रहा होगा आसिरगढ़, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मार्क कर लेंगे। आसिरगढ़ की पहाड़ी भी यहीं पे। तो आपने ये जो बैतूल की पहाड़ी पढ़ी, बैतूल की पहाड़ी पे ही है एक हिल जिसका नाम है मुल्ताई हिल, ठीक है। मुल्ताई हिल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसी बैतूल की पठार और मुल्ताई हिल, इसी से ओरिजिन होता है किसका? तापी रिवर का। तापी रिवर फिर जाकर के इधर अरब सागर की तरफ चली जाती है। हमने 2 रिवर यहाँ पढ़े जो पहाड़ियों के बीच से निकलती है, पहाड़ियों में से निकलती है और चली जाती है। कौन कौन? एक नर्मदा, एक तापी। दोनों इधर से मध्य प्रदेश में इसका फ्लो है।
हमने दो पहाड़ियों के नाम, दो पर्वत शिखर के नाम पढ़े यहाँ पे। एक तो धूपगढ़ जो कि हाईएस्ट है एमपी का, फिर है मुल्ताई हिल जिससे ओरिजिन है तापी का, एक है अमरकंटक जिससे ओरिजिन है नर्मदा का और सोन का। तो चलिए अब इसे नोट डाउन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा आज। तो आज हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो क्या थी? विंध्या रेंज। उसके बाद हमने पढ़ा विंध्या रेंज के बाद हमने पढ़ा सतपुड़ा, सतपुड़ा की रेंज। उसके बाद हमने पढ़ा था मैकाल, मैकाल की रेंजेज, मैकाल की रेंजेज, मैकाल के हिल्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था मैकाल के पास अमरकंटक हिल्स। इससे दो नदियाँ का ओरिजिन हुआ था। कौन सी नदियाँ थी? एक नर्मदा, एक सोन। उसके बाद हमने पढ़ी बैतूल प्लेट्यू के बारे में। बैतूल प्लेट्यू बैतूल प्लेट्यू से किसका ओरिजिन था? किस रिवर का? तो तापी का था। यहाँ पे इसके नॉर्थ में महादेव हिल्स थे, और यहीं पे जो मध्य प्रदेश के सबसे उच्चतम शिखर यानी कि ये मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक था। ठीक है, उच्चतम शिखर। तो ये हमने मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट जितने भी पहाड़ और ये पर्वत श्रृंखलाएं थी सबके बारे में जाना, और दो नदियों का ओरिजिन भी वहीं से होता है तो इनके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के पहाड़ों के बारे में, और जो बाकी के साउथ इंडिया के जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में। तो ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट पूरा अभी पढ़ना बाकी है। हम लोग अभी धीरे धीरे यहाँ राजस्थान का पार्ट पढ़ लिए, मध्य प्रदेश का पार्ट पढ़ लिए। अब अगले लेक्चर में हम महाराष्ट्र और नीचे के जो भी पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप मैप में इसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए, और फिर आपको लोकेट करने के बाद आपको आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, धन्यवाद।